So, what we are saying is that चला गया. So what we are saying is that friction is a necessary evil. तो दो words हैं यहाँ पर. There are two important significant words here. One word is that it is a necessary thing, and second is a evil. So how do you show that? We say that friction is necessary because अगर फ्रिक्शन नहीं होती देन नो मोशन वुड बी पॉसिबल. हम ज़मीन पे चल पाते हैं बिकॉज हमारे पाँव और अर्थ के बीच में फ्रिक्शन होती है. हम अर्थ को पीछे पुश करते हैं, अर्थ हमको आगे पुश करती है. अगर फ्रिक्शन ही नहीं होती तो हम तो स्लिप करते रहते हैं. फ्रिक्शन अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो द कार्स ऑन द रोड वुड नॉट हैव बीन एबल टू मूव बिकॉज टायर तो कार का घूमता. टायर कार का क्या करता है, ज़मीन को पीछे धक्का देता है और ज़मीन हमको आगे देती है. अगर फ्रिक्शन नहीं हो, मान लो किसी कीचड़ में आपकी गाड़ी का टायर फंस जाए. जब कीचड़ में गाड़ी का टायर फंस जाता है देन व्हाट हैपन्स इज दैट टायर तो घूमता रहता है लेकिन गाड़ी आगे नहीं जाती. सो फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर ओके. तो फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मोशन टू बी पॉसिबल. A body at rest would always remain at rest, and a body in motion would continue to remain in motion and will not stop in the absence of friction. ब्रेक्स भी फ्रिक्शन की वजह से ही लगती हैं. ब्रेक पैड्स और टायर के बीच में फ्रिक्शन होती है, तभी हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारा टायर स्लो हो जाता है. फ्रिक्शन नहीं होगी तो टायर स्लो ही नहीं होगा. हम बात भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारी टंग और हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माउथ के बीच में फ्रिक्शन होती है. हम अपनी टंग को मोल्ड कर पाते हैं. अगर हम फ्रिक्शन नहीं होती तो हम सब तोतले हो जाते हैं. अल्लो ता तल तू तालने पोलने क्या कर ले एल्ले मिलने ऐसे बोलते आते हैं, हम तो तीते बोल भी नहीं पाते तो तोतले हो जाते अगर फ्रिक्शन नहीं होती. तो नेसेसरी है. मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए दैट वाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी. बट एट द सेम टाइम this topic says that friction is also an evil. Friction is an evil implies that friction first causes wear and tear of moving parts. है ना. फ्रिक्शन की वजह से चीज़ें घिस जाती हैं, हमारे जूते घिस जाते हैं, हमारी गाड़ी के टायर्स घिस जाते हैं और फिर वो फट भी सकते हैं टायर्स और फिर नए टायर लगाने पड़ते हैं, पैसे खर्च होते हैं. तो फ्रिक्शन एक ईवल भी है. दूसरा पॉइंट फ्रिक्शन इज इवल का दैट फ्रिक्शन कॉजेज हीटिंग ऑफ मूविंग पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स देयरफॉर गेट डैमेज्ड. है ना. फ्रिक्शन से चीज़ें गर्म हो जाती हैं. हम अपने हाथों को ऐसे रब करें तो हम देखते हैं हमारे हाथ भी गर्म हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद हमारा मन करता है बस करो यार, बहुत गर्म हो गए हाथ. लेकिन अगर ये मशीन होती तो ये तो चलती रहती. तो देन व्हाट वुड हैव हैपेंड इज राइट, then what would have happened is that वो हमारा जो है मटेरियल का समथिंग लोग आते रहते हैं बीच में तो keeps disturbing. Now तो it would have led to wear and tear and damage of the moving parts, and friction leads to a decrease in efficiency. जितना फ़ायदा हमको उस फोर्स का हो सकता था फ्रिक्शन की वजह से उतना नहीं होता. जितना तेज़ हम चल सकते थे तो फ्रिक्शन की वजह से हम उतना तेज़ नहीं चल पाते. राइट. तो मुझे फिर से देखना पड़ता है. सो ओके, नाउ फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इवल हमने समझा. नाउ प्लीज़ काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज बिकॉज रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो शायद हम आपको जल्दी से नहीं भेज पाएंगे. तो इसलिए आप सब लोग बिकॉज वी वुड लाइक स्टूडेंट्स टू अटेंड ऑनलाइन ऑन अ रेगुलर बेसिस. राइट. तो ये यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इवल. जब भी आपका स्क्रीनशॉट हो जाए तो मैं को 5 सेकंड और देता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए. आप हमेशा रेडी रहा करिए स्क्रीनशॉट के लिए. 1 2 3 4 5. ओके. नाउ
what are the methods of reducing friction? Next topic of the day, second topic. तो हम फ्रिक्शन को कम कैसे करें? So there are various methods of reducing friction, and these methods are by oiling or polishing surfaces. ऑयल लगाने से, पॉलिश करने से, स्मूथ करने से हमारे पास फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाती है, राइट? बाय यूजिंग पाउडर, कैरम बोर्ड पे हम पाउडर डालते हैं ना, उससे क्या होता है, जो उसके अंदर रफनेसेस होती हैं वो पाउडर से भर जाती हैं एंड वो स्मूथ हो जाता है। वैसे ही एक वेट ल्यूब्रिकेंट्स, ग्रीस भी यूज़ करते हैं हम, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, पॉलिशिंग। थर्ड, बाय स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ बॉडीज, दैट इज स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब होता है टू मेक देम फिश शेप्ड। स्ट्रीमलाइनिंग जैसे मछली की शक्ल होती है, ऐसी तभी हम देखते हैं कारें जो हैं ये शेप होती है, कारें आगे से ऐसे पतली सी होती हैं, स्मूथ रास्ता होता है ऊपर से एयर के गुजरने का। इसके कंपैरिजन में आप देखें ट्रक, कई सारी पुरानी बसेस यू विल फाइंड ऐसे गंदा सा मुंह उठा के चलती रहती हैं, ऐसे बड़ा सा चौड़ा सा मुंह लेकर अपना। तो वो क्या है, वो स्ट्रीमलाइन नहीं है। उनमें क्या होगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन। कौन कर रहा है? सो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन इन दैट केस। सो अगर हम बॉडीज़ को स्ट्रीमलाइन कर दें तो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। कौन सी फ्रिक्शन? एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग। एंड देन फोर्थ मेथड is by converting sliding friction into rolling friction. हमने आपके साथ पढ़ा था rolling friction is 100 times less than sliding friction. तो अगर हम wheels यूज़ करें, हम ball bearings यूज़ करें, ball bearing क्या होता है? ball bearing अगर आपके पास अगर वो फ्रिजेट रिवॉल्वर, वो जो है हाथ में पकड़ के से गोल गोल घुमाते हैं उसको, राइट? वो है, उसको अगर आप खोल कर देखेंगे उसमें भी बॉल बेयरिंग्स होते हैं। बॉल बेयरिंग्स जो हैं वो से लोहे के बॉल्स होते हैं, ऐसे ब्लू ब्लू बॉल्स दिखाए हैं दो चीज़ों के बीच में, और ये घुमाने में काम करते हैं ना, हर एक व्हील में, हर एक मूविंग रोटेटिंग चीज़ के अंदर, मिक्सी के अंदर, इन सब चीज़ों में वी हैव सच अ थिंग कॉल्ड अ बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग क्या करता है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है। ऐसे बॉल बेयरिंग्स होते हैं, ऐसा दिखता है, सामने से देखोगे तो ऐसा। तो फिर उसके बाद द फिफ्थ मेथड इज बाय सिलेक्टिंग सूटेबल मटेरियल्स। अब कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, कई ऐसी जगहें यहाँ फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल रोड का टायर के साथ फ्रिक्शन जो है हम बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहते और बहुत कम भी नहीं चाहते। तो हमने देखा कि रबर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी ये प्रॉपर्टी है दैट द रबर और टायर और सड़क के बीच में जो फ्रिक्शन है वो राइट है। हम टायर लोहे के नहीं बनाना चाहेंगे, बिकॉज लोहे और सड़क के बीच में जो फ्रिक्शन है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो फिर ब्रेक्स नहीं लगा पाएंगे लोहे के टायर्स के साथ, थोड़े बम्पी भी हो जाएगी राइड। सो वी कैन देयरफॉर वी आर सेइंग राइट। सो लेट मी ask you to take a screenshot of this page. Methods of reducing friction, 5 methods हैं, डायग्राम भी है, और ऐसा ही बच्चों को अपनी कॉपी में लिखना भी होता है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। 5 seconds. 1 2 3 4 5। किसी को भी कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड आस्क। This is your freedom. Okay. Now, my question that I am going to do with you is a very beautiful question, and that is third topic of the day. Is it easier to push or to pull? मान लो एक रोलर है, एक बॉडी है, रोलर जरूरी नहीं है रोलर ही हो, एक बॉडी है, उसको धक्का मारना आसान होता है कि उसको खींचना आसान होता है? Is pushing easier or is pulling easier? हाँ, जरा चैट बॉक्स पे लिखिए प्लीज़। लेट मी सी चैट बॉक्स में आप प्लीज़ लिखिए। आई वुड लाइक टू सी पुशिंग, इज पुशिंग ईजियर और
इज पुलिंग इजियर, धक्का मारना आसान है कि खींचना आसान है? तो मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे पुशिंग इज इजियर, पुशिंग 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 आ रहे हैं आंसर। विभांशु भी बोलता है पुशिंग पुशिंग, सारे पुशिंग बोली जा रहे हैं। वो पुशिंग, आस्था कटोच भी बोलती है पुशिंग, ओके। सुफल बोलता है पुशिंग, सूर्यदेव सिंह पुशिंग, साहिल ठाकुर पुशिंग। किसी ने स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं बोला ना, पुल्लिंग नहीं बोला, स्त्रीलिंग भी नहीं बोला, ओके। तो पुशिंग, सारे पुशिंग, तमन्ना मीर पुशिंग, वेरी गुड। तो आ जाओ, आपको मैं सबसे पहले बता दूं, द आंसर जो आप लोगों ने दिया है वो 100% राइट है। नहीं नहीं है, गलत है ये आंसर। पुशिंग इज नॉट ईजियर, पुलिंग इज ईजियर। लेट अस प्रूव इट थ्रू फिजिक्स, ओके। नाउ मान लो एक बॉडी है, पहले हम पुश की बात करते हैं, ओके। एक बॉडी है ये वाली, उसका मास है m, इसको मैं एक पुशिंग फोर्स लगाता हूँ F, और वो एक एंगल थीटा पे लगाता हूँ, ठीक है। पुलिंग भी मैं ऐसे ही करूँगा, उतना ही फोर्स लगाऊंगा और उसको भी एंगल थीटा पे लगाऊंगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है mg, वो तो बच्चों लगती है हमेशा नीचे की तरफ mg, और उसका एक नॉर्मल रिएक्शन n1, फर्स्ट केस में नॉर्मल रिएक्शन n1 वो लगता है ऊपर की तरफ। और क्योंकि मैं इसको पुश कर रहा हूँ, आई एम पुशिंग दिस फोर्स इज बीइंग, दिस बॉडी इज बीइंग पुश्ड राइट बाय एन एंगल थीटा। तो मैं इस फोर्स के दो टुकड़े कर सकता हूँ। थीटा के साथ वाली साइड होती है कॉस थीटा, थीटा के परपेंडिकुलर वाली साइड होती है साइन थीटा। सो मैंने इसको f cos थीटा और f sin थीटा में तोड़ दिया। अब आप देख सकते हो आगे धक्का मारने का, आगे चलाने की जिम्मेवारी अलोंग द एक्स एक्सिस वो f cos थीटा की है, और f sin थीटा क्या कर रहा है, वो तो नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे दबा रहा है इसको, है ना। तो अगर इसका मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इसी चीज़ का मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो देखो क्या बनेगा। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, FBD1 मैं एक डॉट बना देता हूँ इस बॉडी को, और फिर मैं क्या बोलता हूँ, सारी फोर्सेस को, अब मैं ब्लैक वाले F को भूल जाऊँगा, F cos थीटा और F sin थीटा को देखूँगा। तो मेरे देखो mg नीचे की तरफ लग रहा है, F sin थीटा भी नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन n1 ऊपर की तरफ लग रहा है, F cos थीटा आगे की तरफ फोर्स लग रही है, और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इसको, फ्रिक्शन तो आगे बॉडी जाएगी, अगर बॉडी आगे जाना चाहेगी तो बॉडी को फ्रिक्शन तो पीछे लगता है। सो फ्रिक्शन F1 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ N1, यही है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। कितना फ्रिक्शन होता है, इज म्यू टाइम्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। वेरी गुड। अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग को समझ आया तो आप देखो थोड़ी मैथमेटिक्स देखते हैं। तो N1 कितना होगा, N1 होगा किसके बराबर होगा, ऊपर एक ही फोर्स है N1, नीचे दो हैं mg प्लस f sin थीटा। सो N1 इज mg प्लस f sin थीटा। सो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन F1 विल बी म्यू टाइम्स ऑफ N1। तो N1 की जगह लिखूंगा मैं mg प्लस f sin थीटा, राइट। तो यहाँ तक की कहानी हमारी रोक लेते हैं अभी हम, कि फ्रिक्शन इन दिस केस, इन द केस ऑफ पुशिंग, इज म्यू इंटू mg प्लस f sin थीटा। आओ अब देखते हैं फ्रिक्शन इन द केस ऑफ पुलिंग। अब हमने वही बॉडी ली, उतना ही मास है उसका, और इस बॉडी को हमने एक फोर्स लगा दिया F, ओके। इस फोर्स के हमने वापस थीटा एंगल पे लग रहा है, इसके दो टुकड़े किए। थीटा के साथ वाला फोर्स इज F cos थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर वाला फोर्स इज F sin थीटा। नीचे लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, और ऊपर लग रहा है हमारे नॉर्मल रिएक्शन। कौन टिंग टिंग कर रहा है, ओके। योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल टू द, कैंसिल योर। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको, हेलो हेलो, या
स्क्रीन आ रही है ना? ओके, राइट। तो ओके, थैंक यू। नाउ हियर व्हाट डू वी फाइंड इज, तो हमारे पास क्या हुआ, अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ पुलिंग का, तो आप देखो क्या होगा, ऐसा होगा डायग्राम। अब मैं F फोर्स को भूल गया, अब उसकी जगह मैंने क्या क्या लिख दिया, F cos थीटा और F sin थीटा, और साथ में लिखा मैंने ऊपर N2 नीचे mg। अब देखते हैं, लेट अस लुक एट y एक्सिस। तो ऊपर है एक N2 प्लस ऊपर है F sin थीटा और नीचे है mg। ये बॉडी ना ऊपर फ्लाई कर रही है ना नीचे धस रही है, इसका मतलब y एक्सिस में इक्विलिब्रियम है। सो N2 प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू mg, और N2 कितना होगा, N2 इज द नॉर्मल रिएक्शन इन द केस ऑफ पुलिंग, सो N2 विल बी इक्वल टू mg minus F sin theta. Therefore friction F2 is mu times of normal reaction, mu N2, so there F2 is mu mg minus F sin theta. Very good. अब आप दोनों को कंपेयर करो, फ्रिक्शन इन द फर्स्ट केस और फ्रिक्शन इन द सेकेंड केस। यहाँ पर mg प्लस F sin थीटा है, सेकेंड केस में mg माइनस F sin थीटा है, तो इसका मतलब ये F2 is less than F1. Friction in the case of pushing is more than the friction in the case of pulling. जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो दिक्कत भी ज़्यादा होगी, therefore we say pushing is more difficult than pulling. So we have proved to you that pushing is difficult than pulling. Now I would like you to take a screenshot of this picture, of the screen का screenshot लीजिए, so that जब आप नोट्स बनाएंगे, आज आपको नोट्स अपने स्क्रीनशॉट से बनाने हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिए और इसको आप नोट कीजिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस स्क्रीनशॉट के नोट्स बनाने की होनी चाहिए। तो 5 more seconds स्क्रीनशॉट के लिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, कौन सी फर्स्ट 2 स्लाइड्स आज की? जो फर्स्ट नंबर पे आपने वो क्यों? आप आप फोटो खींच लो, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल, फोटो खींच लो। आप लेट आए थे क्या? और दूसरी वाली अभी तो वो तो सही नहीं होगा, पहले आप इसका वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। अभी आप पहले इसको देख लेना, पढ़ लेना, किसी और बच्चों से भी पूछना, फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, अभी फिर बाकियों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपके साथ कर लिया। अगर समझ आ गया सबको, सबने फोटो भी ले लिया इसका। सो वी हैव प्रूव्ड दैट फ्रिक्शन इन द केस ऑफ पुलिंग is less than friction in the case of pushing, and that is why pushing is difficult than pulling or pulling is easier than pushing. इसीलिए जो रिक्शा होता है ना, रिक्शा पुलर होता है, रिक्शा वाला आगे होता है, वो चेन पीछे होती है। साइकिल भी हम चलाते हैं तो हम साइकिल की पुलिंग करते हैं, राइट, वी डू नॉट पुश। लेकिन जब गाड़ी कोई स्टार्ट नहीं होती है तो हम उसको पुश करते हैं, ऑल्दो पुलिंग इज ईजियर, फिर भी हम पुश करते हैं। क्यों? बिकॉज गाड़ी स्टार्ट होकर तेज हो जाती है ना, वो तो अगर हम उसको पुल करेंगे तो हमारे पे ही चढ़ जाएगी। तो हम अपना दिमाग भी यूज़ करते हैं, सिर्फ फिजिक्स नहीं यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं हो हम ही मर जाएं, हमने क्या लेना देना है, पुलिंग इज़ ईजियर के पुशिंग इज़ ईजियर, बाद में कौन याद रखेगा हमको, हम ही मर गए। गाड़ी को हमने स्टार्ट करने के लिए पुल किया, खींचा उसको हमने आके, उसने हमारे पे ही चढ़ा दी गाड़ी। हमने नहीं ऐसी फिजिक्स करनी है, तो हमने अपनी दिमाग वाली करनी है कि चाहे आसान हो या मुश्किल, हमारी जान बचनी चाहिए। Okay, so right, so we coming to the fourth topic of the day, and this is what is called as, अब हम एक रोटेशनल सर्कुलर मोशन पे जा रहे हैं। सर्कुलर मोशन पे और फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन दोनों को जोड़ना भी चाहते हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई भी बॉडी जब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कल में घूमती है ना, कोई भी बॉडी जब कोई कांस्टेंट स्पीड के साथ
सर्कल में घूमती है तो उस बॉडी को क्या क्या करना पड़ता है? स्पीड तो सेम है, तो somebody is trying to come in or go, let me check, admit. ये तरुण सेठ अभी आ रहा है, वाह अच्छी बात है। हाँ, सो तरुण सेठ लेट नहीं आने का है। नाउ वी फाइंड दैट ये सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की एक चीज़ को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आपके साथ। देखो, एक बॉडी जो है वो सर्कल में जब घूमती है, उसकी स्पीड हम बोल रहे हैं सेम है। जैसे आपके सर के ऊपर एक पंखा घूम रहा है, पंखा की स्पीड अब ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। अगर आप उसका रेगुलेटर चेंज करोगे तो उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी, अदरवाइज वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। तो इसका मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड v है, लेकिन डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दिस पॉइंट, जहां मेरा पॉइंटर है, तो हम बोलेंगे तो टेंजेंट बनाएंगे इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे आता हूं मैं एरो पॉइंट पर, तो अब मेरी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो टेंजेंट पे v इधर हो गई। तो हम देख सकते हैं इवन दो मोशन यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट स्पीड हो, फिर भी डायरेक्शन ऑफ मोशन देखो यहाँ से कंटिन्यूसली बदलता रहता है। गोल गोल घूमने वाली बॉडी चाहे स्पीड सेम हो, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। अब याद करो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है नो बॉडी कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन जब तक उस पर फोर्स ना लगे। और स्टेट ऑफ मोशन में 3 इनर्शियाज थे, inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. Inertia of rest बोलता है that somebody again is trying to come, टंग आता रहता है। So inertia of direction बोलता है कि कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकती जब तक कोई फोर्स ना लगे। लेकिन यहाँ तो डायरेक्शन हर क्षण बदलती जा रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। मान लो एज एन एग्जाम्पल, आपने एक धागे के साथ एक पत्थर बांधा हुआ है, एक स्टोन बांधा हुआ है, और उसको अपने सर के ऊपर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली घुमा रहे हो। धागे के साथ आपने बांधा है, उसको आप गोल 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 घुमाते जा रहे हो। अगर आप उसको गोल 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 घुमा रहे हो तो डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। अब अपने जरा हाथ पे ध्यान दो, आपका हाथ क्या कर रहा है? आपका हाथ उसको हर क्षण अंदर की तरफ खींच रहा है। मान लो कोई चीज़ इधर जा रही है, ये वाले को देख रहा हूँ, उसको मैंने इधर भेजना है, तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन चेंज करने के लिए अंदर को खींचना पड़ेगा, अंदर को खींचना पड़ेगा। हमेशा हम अंदर को खींचते हैं। ये जो फोर्स हमेशा अंदर को सेंटर O की तरफ लगता है, जिसकी वजह से बॉडी सर्कल में घूम सकती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का नाम ही होता है acting towards the center O of the circular path. So ये जो फोर्स है which is necessary for uniform circular motion, this is called a centripetal force. Let us say इस पत्थर का मास है m, इसकी स्पीड है हर टाइम पे v, और इस सर्कल का रेडियस है r। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। सो सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। भारी पत्थर होगा तो उसको गोल घुमाने में जोर भी ज़्यादा लगेगा। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स लर्निंग्स देख रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर तेज घुमाना चाहेंगे तो हमको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और थर्ड लर्निंग इज दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो अगर इसका रेडियस कम होगा, छोटा सर्कल होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगा। लर्निंग समझ आ रही है तीनों? भारी पत्थर, अब इमेजिन करो आपने धागे के साथ एक हल्का सा पत्थर बांधा है, उसको गोल गोल घुमा रहे हो। अब आपने एक ईंट बांध दी, एक धागा मत लेना, टूट जाएगा, रस्सी ले लेना, और रस्सी ले से ईंट बांध दी, अब उसको घुमा रहे हो।
अब ईंट तो भारी होती है पत्थर से, इसलिए आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा गोल घुमाने के लिए। अब मान लो एक पत्थर ही है, पहले आप उसको स्लो घुमाते हो, फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट करो, माइंड में करो एक्सपेरिमेंट, अब उसको आप जोर से तेज़ घुमा रहे हो। जब आप तेज़ घुमा रहे हो तो आपके हाथों को जोर भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, एंड जितना जितना उसका आर होता रहता है, आर कम होता रहता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ता रहता है। ना ये वाला करने के लिए आप अगर ज़रूर आज कहीं शीशे से दूर कहीं पे आप अपने घर के बाहर निकल के एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना है वाला, एक थोड़ा सा स्ट्रांग वाला धागा लेना। आप तो आजकल पतंग उड़ाते हो, आजकल पतंग धागे तेज़ होते हैं, उसके साथ एक कुछ चीज़ बांध लेना, पत्थर बांधने की बजाय कोई ऐसी चीज़ जो स्लिप ना हो जाए, पत्थर थोड़ा स्लिप हो सकता है, तो मे भी कोई भारी सी कुछ भी चीज़ जो बन जाए ठीक से और निकले ना, उसको बांधना और फिर घुमाना। अब घुमाते घुमाते क्या करना, उसको अब जब तेज़ घूम जाए उसको अपनी उंगली हाथ से पकड़ के घुमा रहे हो ना सर के ऊपर, अब अपनी जो पॉइंटर फिंगर है उसको खड़ा कर देना और उस धागे को अपने हाथ के आसपास लिपटने देना। तो वो जो बॉडी है वो आपका धागा छोटा होता रहेगा, वो लिपटता रहेगा। आप देखेंगे दैट जैसे से वो पास आता रहेगा, आपकी उंगली जो है आप फील करना उस पर फोर्स ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे से वो रेडियस कम होता रहेगा, आपकी उंगली पे आपको खिंचाव ज़्यादा लगेगा। तो इससे प्रूव हो जाएगा आपको मेरी थर्ड लर्निंग दैट एज द रेडियस डिक्रीजेस, ये रेडियस जब कम होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ता है, राइट। तो ये जो हमारी कहानी है सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो है mv²/r। तो आई वुड लाइक यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r है, राइट। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, हो गया फोटोग्राफ, वंडरफुल। नाउ इस सेंट्रीपिटल फोर्स का हम कुछ यूज करने जा रहे हैं कि जब कोई गाड़ी पंजाब की प्लेन्स में लेवल सर्कल, पंजाब तो प्लेन है, वहाँ पे सड़कों पे भी तो मोड़ होते हैं, तो जब कोई गाड़ी एक प्लेन सड़क पे चलती है तो वहाँ पे उसका मोड़ कौन कटवाता है? अब हमने पत्थर को तो धागे से बांधा हुआ था, तो धागा खींच रहे थे हम, तो पत्थर की डायरेक्शन बदल रही थी। लेकिन जब गाड़ी सड़क पे चलती है तो उसकी डायरेक्शन को कौन चेंज कराता है, राइट। आओ पहले समझते हैं। सो हम बात कर रहे हैं, हमारा हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग ऑफ द डे, नो नेगोशिएटिंग अ टर्न ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक। नेगोशिएटिंग मतलब मोड़ काटना। कहाँ पे, कैसी सड़क है? ये फ्लैट सड़क है, ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक। ओके, नाउ हमने आज गूगल मीट इसलिए ज्वाइन किया है बिकॉज यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है, वो 30 मिनट्स की या 40 मिनट्स के बाद वो लेसन खुद ही कट जाता। तो अभी गूगल मीट में ये प्रॉब्लम नहीं है, है ना। जूम में थी प्रॉब्लम, वो लंबी क्लास होने नहीं दे रहा था मेरी। तो जी, तो अब देखो हेडिंग समझ आया सब लोग को। तो अब देखो ये गाड़ी है, इसका गाड़ी का मास है m, और ये एक सर्कुलर मोड है, पार्ट ऑफ अ सर्कल है, ज़रूरी नहीं है पूरा सर्कल हो, 1/4 भी हो सकता है, लेस देन दैट भी हो सकता है, मोर देन दैट भी हो सकता है। अब ये गाड़ी का मास m है, इसकी स्पीड है v, ये अपनी स्पीड v रखना चाहती है, राइट, और मोड़ काटना चाहती है। ज़मीन फ्लैट है, सेंटर है O, सर्कल का रेडियस है R। अब मैंने इस गाड़ी को ज़रा देखा, ये सड़क है, गाड़ी को मैंने बनाया, ये गाड़ी बनाई मैंने, गाड़ी का मास m है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको ये रेड वाला फोर्स लगेगा mg, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n। अब देखो कोई भी चीज़, जैसे हमने यहाँ पे किया था, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, मान लो ये जो रस्सी को हम घुमा रहे थे, धागे को घुमा रहे थे, पत्थर को, ये धागा टूट जाता है इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट पे टूटता तो क्या होता? क्या ये पत्थर गोल गोल घूमता रहता?
हाँ, पत्थर गोल गोल घूमता है क्या? नहीं, पत्थर इस पॉइंट पर, पत्थर की डायरेक्शन है ये इस वेक्टर की तरफ, तो पत्थर जो है यहाँ से ऐसे टैंजेंट में रेड लाइन के लॉन्ग दूर भाग जाता, राइट। तो पत्थर जब टूट जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद हो जाए उसके ऊपर, देन इट मूव्स अलोंग द टैंजेंट, जो भी डायरेक्शन होती है इस पॉइंट पे, वो डायरेक्शन के साथ वो आगे बढ़ता रहता है। अब यहाँ पर देखो, ये कार जो है अभी क्या डायरेक्शन है उसकी, ये तो ये ब्लू ब्लू वाली डायरेक्शन है उसकी। अगर उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगे, ये रेड वाली सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं लगे, तो क्या होगा कि ये जो कार है हमारी, ये तो बाहर की तरफ जाएगी, इधर जाएगी, तो कोई ना कोई तो चाहिए रोकने वाला। हम जानते हैं अगर कोई बॉडी ऐसे राइट की तरफ, बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रही हो, टेंडेंसी टू मूव हो, तो उसको फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो फ्रिक्शन उसके टायरों को लगेगा कहाँ? अंदर की तरफ। हेयर फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ तो हमने कार को धागे से तो बांधा नहीं है, तो अंदर की तरफ कौन लगा रहा है फ्रिक्शन? तो बच्चों, अंदर की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ the friction between the tires and the road, and this friction is the creator of the centripetal force. तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो इस गाड़ी की डायरेक्शन को मोड़ने का काम करता है, उसको कौन पैदा करता है? और आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स इज क्रिएटेड बाय फ्रिक्शन। सो मोड़ काटने के लिए friction between road and the tire plays an important role. Okay, now क्या मैक्सिमम सेफ स्पीड होनी चाहिए गाड़ी की कि वो गाड़ी मोड़ काट ले? अगर आप मोड़ पे, आपकी गाड़ी बहुत तेज हो ना, तो कई बार गाड़ी स्किड कर जाती है, मोड़ कटता नहीं है, बाहर खाई में गिर जाते हैं लोग, एक्सीडेंट्स होते हैं पहाड़ों में इसी वजह से। लोग बोलते हैं बस ओवरलोडेड थी, मोड़ आया, ड्राइवर से मोड़ नहीं कटा, बस जो है खाई में गिर गई, इतने लोग मर गए। ये आप आज समझने जा रहे हैं कि क्यों होता है, राइट, और उसकी फिजिक्स सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आइए इस डायग्राम को देखें हम। तो हमने कहा कि फ्रिक्शन कितना होता है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला बोलता है लॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। इक्वेशन नंबर 1। नॉर्मल रिएक्शन ब्लू वाला फोर्स कितना है? वो तो mg के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2, लेट मी पुट इक्वेशन नंबर 2 in 1, आई विल गेट फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ mg, एंड वी आर सेइंग कि ये जो फ्रिक्शन है इज द कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पढ़ा हमने भी, फ्रिक्शन इज द कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पिछली स्लाइड में दिखाया हमने, वो तो होता है mv²/r। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वेशन नंबर 5 से तो सेम है। कंपेयर करता हूँ, म्यू mg इज इक्वल टू mv²/r, ये वाला m इस वाले m के साथ कैंसिल, मेरे पास क्या आया? v² इज इक्वल टू r को ऊपर ले जाता हूँ, सो v² इज इक्वल टू म्यू rg, और v कितना होगा? मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ mu rg. So v maximum is the maximum safe speed with which you can go on a circular track. अगर आपकी गाड़ी की स्पीड इस फॉर्मूला से ज़्यादा हुई, where mu क्या है? Coefficient of friction between the road and the tires, r is the radius, g is the acceleration due to gravity. Right? अगर आपकी स्पीड इससे ज़्यादा हुई तो फिर आपकी गाड़ी मोड़ नहीं काट पाएगी, स्किड कर जाएगी। तो इसकी लर्निंग्स मैं करता हूँ आपके साथ, लेकिन पहले आप एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पानी पी लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो। राइट, हो गया। नाउ तो हमने फॉर्मूला को समझ लिया। क्या ये फॉर्मूला समझ आया सब लोग को? हैव यू अंडरस्टूड दिस डेरिवेशन?
यू कैन से यस और नो। फिर से बता सकता हूँ, फिर से बताने की ज़रूरत है, फिर से एक बार बताने की ज़रूरत है, नहीं है कि है? ऑलराइट, तो अगर ये डेरिवेशन आप बच्चा लोग को समझ आ गई तो ये हमको क्या आई, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी एट विच यू कैन गो ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक। लेवल का मतलब पहाड़ों की सड़क नहीं है, ये पंजाब की प्लेन्स की सड़क है, प्लेन मोड़ है, सीधा मोड़ है। हमारे पहाड़ों के मोड़ थोड़े अलग होते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो आपने देखा होगा सड़क पे ऐसे बोर्ड लगे होते हैं, ट्रायंगल कर का बोर्ड होता है, उस पर लिखा होता है 30 का मतलब है, जो इंजीनियर है उसने कैलकुलेट किया है कि इस मोड़ के ऊपर 30 से ज़्यादा नहीं गाड़ी चलाना बेटा, खाई में जाएगा, स्लो डाउन, शार्प टर्न अहेड, है ना, हेयर पिन मोड़, टमाटर मोड़ है बेटा, गोल, बिल्कुल गोल मोड़ है, स्लो हो जाना वहाँ पे। अगर मोड़ों पे तेज़ चलाओगे, इवन साइकिल को मोड़ों पे तेज़ चलाओगे तो स्किड करके गिरने के चांसेस हो जाते हैं। हमारी बॉडी खुद ही बताती है हमको, ब्रेक लगा भाई, स्लो कर स्लो कर। जो गाड़ी चलाते हैं वो लोग, मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, सफारी चलाते हैं, वो सब जानते हैं कि मोड़ों के ऊपर थोड़ी ब्रेक लगानी पड़ती है। आओ लर्निंग देखते हैं, समझा क्या? ये तो फिजिक्स तो ख़त्म हो गई, लेकिन लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सीखा क्या हमने? तो बच्चों हमने क्या सीखा, इस फॉर्मूला से क्या सीखा? 4 बातें सीखी। फर्स्ट, इस फॉर्मूला में स्मॉल m मास ऑफ द कार, मास ऑफ द स्कूटी तो कहीं आया ही नहीं, वो तो कट गया मास। तो पहली लर्निंग है द मैक्सिमम सेफ स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इसका मतलब एक मोड़ पे चाहे आप कार हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे ट्रक हो, बड़ा सा भारी सा, सबके लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड सेम है। ये नहीं है कि ट्रक के लिए कुछ और है, कार के लिए कुछ और है, स्कूटी के लिए कुछ और है, साइकिल के लिए कुछ और है, नहीं, सबके लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड जो है वो सेम है, वो यही वाला फॉर्मूला है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द व्हीकल। सेकेंड लर्निंग, मैक्सिमम सेफ स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ म्यू। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन कम हो जाए, अगर ये कम हो जाए तो मैक्सिमम सेफ स्पीड भी कम हो जाएगी। फ्रिक्शन कब कम होती है? मान लो बारिश पड़ी है, सड़कें गीली हो गई हैं। अब जब सड़कें गीली हैं तो गीला टायर और गीली सड़क के बीच में फ्रिक्शन कम होती है एज कंपेयर टू सूखा टायर एंड सूखी सड़क। इसीलिए बोलते हैं कि जब बारिश हो रही हो, फ्रिक्शन कम हो गई होती है, मैक्सिमम सेफ स्पीड भी कम हो गई होती है, इसलिए आपको बारिश वाले दिन अपनी गाड़ी को स्लो चलाना चाहिए, तेज नहीं चलाना चाहिए, राइट। थर्ड लर्निंग, मैक्सिमम सेफ स्पीड जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर, है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर रेडियस बड़ा होगा, मोड़ काफ़ी बड़ा सा मोड़ होगा, शार्प मोड़ नहीं होगा, छोटा सा मोड़ नहीं होगा, बड़ा सा मोड़ होगा जिसका रेडियस बड़ा होगा, जिसका रेडियस बड़ा होगा तो हमारी सेफ स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो बड़े से मोड़ पे हम गाड़ी को तेज़ चला सकते हैं। इसलिए जब नेशनल हाईवे बने, पहले उधमपुर जम्मू के बीच में जो मोड़ थे बड़े शार्प मोड़ होते थे। जब नेशनल हाईवे बना, जब हमारा नया वाला 4 लेन हाईवे बना, तो उन्होंने सड़कों के मोड़ बड़े बड़े कर दिए ताकि लोग गाड़ी तेज़ चला सकें। अभी तभी तो टाइम कम लगता है जम्मू जाने में आजकल, क्योंकि सडन मोड़ नहीं है। ऐसा नहीं कि पहाड़ आया ठक से मोड़ आ गया, तो ठक से मोड़ आते नहीं है, राइट। तो फिर हमारा फोर्थ लर्निंग है दैट मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप बोलेंगे सर ये तो ग्रेविटी तो अर्थ पे सेम ही है। चलो हम कंपेयर करते हैं कि अगर हमने एक सड़क बनानी होती मून पे और एक सड़क बनानी है अर्थ पे, तो आप देखोगे मून पे तो ग्रेविटी ओके, तो अर्थ पे तो ग्रेविटी हमारी, राइट, तो अर्थ पे तो ग्रेविटी ज़्यादा है और मून पर हमारी ग्रेविटी कम है। अब क्योंकि मून पे ग्रेविटी कम है तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जहाँ पे ग्रेविटी कम होगी वहाँ पे सेफ स्पीड भी कम होगी। तो मून पे अगर सड़क बनानी होगी आपको, तो आपको सड़क
बड़े लंबे लंबे मोड़ देने पड़ेंगे, बड़े बड़े मोड़ बनाने पड़ेंगे मून पे, नहीं तो मून पे गाड़ी हमारी स्किड हो जाएगी, राइट। तो हमने 4 लर्निंग्स आपके साथ की। हाउ डू यू नेगोशिएट अ टर्न ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक। तो लेट अस क्विकली रिवाइज, हमने आज क्या पढ़ा। तो हमारे जो फ्रेंड ने पूछा था उसके लिए बेनिफिट हो जाएगा। पहली बात बच्चों हमने आज पढ़ी, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी ईवल, दैट मीन्स इट इज़ नेसेसरी ऑल्सो एंड इट इज़ एन ईवल एज वेल। फ्रिक्शन नहीं होता तो मोशन ही नहीं होता, गाड़ियाँ, चलती हुई गाड़ी रुकती नहीं, रुकी हुई गाड़ी चलती नहीं, हम बोल भी नहीं पाते, हम तोतले हो जाते। फ्रिक्शन ईवल भी है बिकॉज इट कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ मूविंग पार्ट्स एंड इट कॉजेज हीटिंग एंड देयरफॉर बर्निंग एंड वेस्टेज, घस जाती हैं चीज़ें फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन हमारी एफिशिएंसी को भी कम करती है। हमारी गाड़ी के टायर अगर ज़्यादा भर दोगे आप तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगी ना। फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो ज़्यादा तेज़ चल पाएंगे हम, ज़्यादा नंबर ऑफ किलोमीटर्स मिलेंगे पर लीटर, लेकिन ब्रेक नहीं लगेगी। बोलेंगे मैंने तेल तो बचाया लेकिन गाड़ी और जान दोनों दे आया, राइट। सो गाड़ियों पे इसलिए लिखा होता है कि इस टायर में कितनी हवा भरनी है, कितना प्रेशर भरना है, बिकॉज मैन्युफैक्चरर ने पूरा ख्याल रखा है कि कितनी सेफ्टी के लिए कितनी हवा होनी चाहिए टायर में, उससे ज़्यादा भरवानी नहीं चाहिए, राइट। और मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन हमने 5 किए आपके साथ। ऑयल करने से, पॉलिशिंग करने से, स्मूथ है ना। अब देखते हैं जब स्मूथ सर्फेस होते हैं, पोछा लगाया हो किसी ने, वहाँ पे स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तेल गिर गया हो ज़मीन पर तो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाती है। कैरम बोर्ड पे हम ड्राई पाउडर यूज़ करते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए। वेट ल्यूब्रिकेंट्स, ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों की शेप को स्ट्रीमलाइन करते हैं, उससे फ्रिक्शन कम होती है। हम बॉल बियरिंग्स यूज़ करते हैं, ऐसे बॉल बियरिंग्स फ्रिजेट स्पिनर के अंदर भी आप ये ऐसे देख सकते हैं, बॉल बेयरिंग्स होते हैं, वो स्लाइडिंग मोशन को रोलिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि रोलिंग मोशन इज़ 100 टाइम्स ईजियर दैन स्लाइडिंग मोशन। और हम सूटेबल मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मेरे को आपको बतानी है, दैट आपको मैंने मैसेज भेजा था ना, दैट आपको वो रजिस्टर करना है फॉर दी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल राउंड। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो प्लीज़ आज कर लें, डेट उसकी एक्सटेंड हुई है, आज आप कर सकते हैं, कल लास्ट डेट है उसकी। और 9th को एक डमी राउंड है उसका, और फिर असली वाला होना है एग्ज़ाम 16th को। ये बड़ा अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अपने एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने की, राइट। नेशनल लेवल पे अराउंड 50,000 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, फ्री है, कुछ पैसे भी नहीं खर्च होने आपके। लिंक मैंने आपको ग्रुप में भेजा है, प्लीज़ ज्वाइन दैट, राइट। सो आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर अस टू ब्रेक हियर एंड सो बाकी आपने ले लिया है दैट पुलिंग इज़ ईजियर दैन पुशिंग, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला सीखा हमने क्या होता है, और उसको हमने अप्लाई किया है यहाँ पर लेवल सर्कुलर ट्रैक। इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, पहाड़ों की सड़क की बात करेंगे कल की क्लास में। सो वील ब्रेक हियर, थैंक यू वेरी मच एंड वील सी यू आप टुमारो सेम टाइम। गूगल मीट ही अच्छी चीज़ है,